बांग्लादेश को समझने के लिए हमें भारत के इतिहास के उस मोड़ पर जाना होगा जहां वर्ष 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का उदय हुआ। आज से 77 वर्ष पहले हम देखते हैं कि जब अंग्रेजों की चाल के आगे समर्पण कर कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम नेताओं की जिदों के आगे भारत की सो कॉल्ड गंगाजमुना तहजीब हार जाती है और 15 अगस्त 1947 की रात में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरता है। यह पाकिस्तान दो भागों में बंटा था, पश्चिमी पाकिस्तान अर्थात आज का पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश, जिनके बीच लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी थी। ये केवल भौगोलिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और भाषाई दूरी भी थी। पूर्वी पाकिस्तान की अधिकांश आबादी बंगाली भाषी थी और उनका सांस्कृतिक स्वरूप पश्चिमी पाकिस्तान से अलग था। इसके अलावा यदि हम भाषा की बात करें तो पूर्वी पाकिस्तान की भाषा बंगाली और पश्चिमी पाकिस्तान की भाषा उर्दू थी। धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का जहां तक सवाल था तो पूर्वी पाकिस्तान की पहचान बंगाली थी, वहीं पश्चिमी पाकिस्तान की इस्लामिक पहचान थी। संस्कृति और साहित्य की पहचानों में भी बहुत अंतर था। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली परंपराएं प्रचलित थी तो वहीं पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी सिंधी परंपराएं थी। पूर्वी पाकिस्तान में रबीन्द्रनाथ टैगोर का प्रभाव था, वहीं पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू कविताओं और साहित्य का। इसके अलावा पश्चिमी पाकिस्तान क्षेत्रफल में पूर्वी पाकिस्तान से 7 गुना से भी अधिक बड़ा था, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में 55% जनसंख्या रहती थी और यह पश्चिमी भाग की तुलना में आर्थिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण था। हमें यह याद रखना होगा कि पाकिस्तान की मांग करने वाली मुस्लिम लीग की बुनियाद वर्ष 1906 में ढाका में पड़ी थी। अब इसके आगे की कहानी कुछ यूं बनती है कि तारीख 21 मार्च साल 1948 में जिन्ना साहब ढाका जाते हैं और अपनी पहली ही तकरीर में अंग्रेजी में ये फरमाते हैं कि उर्दू हमारी कौमी जुबान होगी। बंगाल शुरू से एक बड़ा नेशनलिस्टिक रीजन था और उनकी सभ्यता का एक पूरा इतिहास रहा है और किसी भी सभ्यता और संस्कृति के लिए भाषा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण धुरी होती है। तो पूर्वी पाकिस्तान यानी बंगाल के पाकिस्तान से अलग होने की नींव उसी दिन पड़ गई। तो जब 21 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना ढाका गए और वहां घोषणा की कि उर्दू ही पूरे पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा होगी, तब ये घोषणा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को एक अपमान की तरह लगी। बंगाली भाषा को नकारा जाना उनके अस्तित्व पर चोट थी। यहीं से बंगाली अस्मिता और अलग पहचान की लड़ाई शुरू हुई। इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में 1952 में भाषा आंदोलन हुआ, जिसमें छात्रों और आम नागरिकों ने बंगाली भाषा को अधिकार दिलाने के लिए बलिदान दिया। यह आंदोलन आगे चलकर पूर्वी पाकिस्तान में एक राष्ट्रवादी चेतना में परिवर्तित हुआ। 1971 में जब शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग ने आम चुनावों में जीत हासिल की और बहुमत पाने के बावजूद सत्ता नहीं दी गई, तब पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष फूट पड़ा। इसके बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारतीय सैन्य समर्थन से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 10 जनवरी 1972 को शेख मुजीबुर रहमान स्वतंत्र बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने। हालांकि कुछ ही समय पश्चात जब 1972 में बांग्लादेश ने संसदीय प्रणाली अपनाई तो वे प्रधानमंत्री की भूमिका में आ गए। इस नए देश ने एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य हस्तक्षेप और सत्ता के संघर्ष ने बांग्लादेश की लोकतांत्रिक यात्रा को कई बार पटरी से उतार दिया। इन चुनौतियों के बावजूद बांग्लादेश ने लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने का प्रयास किया। 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच मधुर संबंध रहे, जो शेख हसीना के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान और भी मजबूत हुए। उनके नेतृत्व में संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जिसमें व्यापार, सुरक्षा सहयोग और कनेक्टिविटी परियोजनाओं में वृद्धि शामिल थी। हसीना ने भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों को प्राथमिकता दी। 2015 में भूमि सीमा समझौते को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया गया। साथ ही समुद्री विवादों जैसे लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया। उनकी सरकार ने भारत की सुरक्षा चिंताओं का समर्थन किया, खासकर
पूर्वोत्तर में विद्रोहियों के संबंध में। आतंकवाद विरोधी अभियानों में समन्वय स्थापित किया तथा सीमा सुरक्षा में सहयोग बढ़ाया गया। भारत और बांग्लादेश के मध्य गत 10 वर्षों में अनेक क्षेत्रों में अनेक परियोजनाएं स्वीकृत हुई है, परंतु बांग्लादेश में उपजे हालात के मद्देनजर, विशेष रूप से यह देखते हुए कि गत वर्ष माह अगस्त के पश्चात बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के 2000 से भी ज्यादा मामले हुए, लेकिन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया। साथ ही पाक बांग्लादेश के बीच व्यापार शुरू हो गया है और अप्रैल 2025 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के विदेश सचिवों की मुलाकात हुई, जो 15 साल बाद पहली उच्चस्तरीय वार्ता थी। भारत ने यह भी देखा कि फरवरी में पाकिस्तानी सेना के जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की टीम बांग्लादेशी सेना को प्रशिक्षण देने के लिए ढाका पहुंची। भारत ने बांग्लादेश पर बड़ी इकोनॉमिक स्ट्राइक को अंजाम दिया है। भारत ने बांग्लादेश में चल रहे 22,000 करोड़ रुपए से अधिक के 15 प्रोजेक्ट रोक दिए हैं। इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हैं। भारत ने 25 अन्य प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते के हवाले कर दिया है, यानी इन सभी को भारत से आर्थिक मंजूरी मिलने की संभावना कम है। बांग्लादेश योजना आयोग के अनुसार भारत ने जिन 15 प्रोजेक्ट की लाइन ऑफ क्रेडिट बंद की है, उनमें से 11 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और इन पर भारत ने फंडिंग क्लोजर लगा दिया है। बांग्लादेश के इकोनॉमिक रिलेशन डिपार्टमेंट (ERD) के अनुसार भारत की ओर से बंद किए गए 11 प्रोजेक्ट में से कई में जमीन पर काम शुरू होने वाला था। अब ये शुरू नहीं हो पाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 40 प्रोजेक्ट पर शेख हसीना सरकार के समय पर समझौते हुए थे। जिन प्रोजेक्ट को बंद किया गया है, उनमें से अधिकांश बांग्लादेश की आर्थिक बेहतरी के लिए अहम थे। इनमें से कुछ में काम 50% तक पूरा भी हो चुका था। बांग्लादेश के लिए भारत की सर्वाधिक फंडिंग भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश के रेल नेटवर्क प्रोजेक्ट्स की रोकी गई है। भारत की वित्तीय मदद से बांग्लादेश में चल रहे प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ा निवेश रेलवे सेक्टर में था। भारत ने बांग्लादेश की 22,000 करोड़ की जो फंडिंग रोकी है, उसमें सबसे ज्यादा 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट रेलवे से जुड़े थे। खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन प्रोजेक्ट का लक्ष्य बांग्लादेशी बंदरगाह मोंगला को खुलना के रेल नेटवर्क से जोड़ना था। अन्य प्रोजेक्ट में अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक और ढाका टोंगी जयदेवपुर रेल विस्तार प्रोजेक्ट शामिल था। इस रोक का इन तीनों प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ेगा। यद्यपि शेष अन्य परियोजनाओं में किसी अन्य वीडियो में बात की जाएगी, फिलहाल हम भारत और बांग्लादेश के बीच में 2 कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे, जिसमें से प्रथम है अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक परियोजना और दूसरी है खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन परियोजना। तो सबसे पहले अखौरा अगरतला परियोजना को समझते हैं। एक नवंबर 2023 को भारत और बांग्लादेश के बीच एक नया इतिहास रचा गया, जब अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक का शुभारंभ हुआ। कुल 12.24 किलोमीटर लंबा ये रेल मार्ग, जिसमें 5.46 किलोमीटर भारत में और 6.78 किलोमीटर बांग्लादेश में है, लंबाई में भले ही छोटा हो, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत व्यापक है। ये परियोजना भारत बांग्लादेश के बीच 6ठी क्रॉस बॉर्डर रेल कड़ी है और दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग के नए द्वार खोलती है। इस लिंक के शुरू होने से पहले कोलकाता से अगरतला की यात्रा में करीब 31 घंटे लगते थे, जिसमें यात्रियों को सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक अभी कहा जाता है, से होकर गुजरना पड़ता था। अब ये यात्रा केवल 10 घंटे में पूरी हो जाती है, यानी समय की जबरदस्त बचत और यात्रा में सहूलियत। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर लिंक परियोजना केवल यात्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि मालवाहन अर्थात कार्गो परिवहन के लिए भी एक वरदान है। ये लिंक भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक आवाजाही को आसान, तेज और किफायती बनाता है। इस परियोजना से परिवहन लागत घटती है, समय की बचत होती है
और दोनों देशों के व्यापारिक अवसरों में वृद्धि होती है। अखौरा, अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक परियोजना का महत्व केवल भौगोलिक जुड़ाव तक सीमित नहीं है। ये भारत और बांग्लादेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंधों को भी मजबूत करता है। ये साझा विकास, सहयोग और समृद्धि के संकल्प का प्रतीक बन गया है। और इसके पश्चात समझते हैं खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन परियोजना को। एक नवंबर 2023 को भारत और बांग्लादेश ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जिस दिन खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन का औपचारिक उद्घाटन किया गया। यह परियोजना न केवल बुनियादी ढांचे का विस्तार है, बल्कि दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय व्यापार और सहयोग की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। इस रेल लाइन की कुल लागत लगभग $388.92 मिलियन रही, जिसे भारत सरकार ने एक रियायती ऋण अर्थात कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से वित्त पोषित किया। यह भारत और बांग्लादेश की साझेदारी का एक और प्रमाण है, जिसमें भारत द्वारा पड़ोसी देशों के साझा विकास को प्राथमिकता दी गई है। इस रेल लाइन का मुख्य उद्देश्य था बांग्लादेश के दूसरे सबसे व्यस्त बंदरगाह मोंगला पोर्ट को देश के प्रमुख रेलवे नेटवर्क से जोड़ना, और यह लक्ष्य आज साकार हो चुका है। अब मोंगला पोर्ट से सीधे मालगाड़ियां देश के भीतरी इलाकों तक पहुंच सकती हैं। इससे न केवल कार्गो ट्रांजिट में तेजी आएगी, बल्कि वाणिज्यिक गतिविधियां भी अधिक कुशल और व्यवस्थित हो जाएंगी। इस रेल संपर्क से बांग्लादेश को न केवल आर्थिक लाभ होगा, बल्कि इससे भारत के पूर्वी क्षेत्रों और बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम भागों के बीच ट्रेड कनेक्टिविटी और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। But final nail was put in the coffin in August 2024, जब बांग्लादेश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिसके कारण 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इसमें ज्यादातर हिंदू शामिल थे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी निंदा की गई। हसीना ने 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया और भारत द्वारा उनको शरण दी गई। बांग्लादेश की सेना ने संसद को भंग कर दिया और अमेरिका की तत्कालीन सरकार के कठपुतली मोहम्मद यूनुस को अंतरिम एकता सरकार का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया। बाद में मोहम्मद यूनुस ने भारत के साथ मधुर संबंधों को बिगाड़ने के लिए सभी हथकंडे अपनाए, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर में चिकन नेक कॉरिडोर का मुद्दा उठाना और अपने देश को बंगाल की खाड़ी का संरक्षक या गार्जियन बताना भी शामिल है। इसे देखते हुए भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ कई सख्त आर्थिक कदम उठाए हैं, जिसमें चावल, पेट्रोलियम, सब्जियां और अब बिजली जैसी जरूरी चीजों का निर्यात रोकना शामिल है। यह पहले के मैत्रीपूर्ण संबंधों से एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जब भारत ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश का समर्थन किया था। हाल ही में उन्हें हटाए जाने और बांग्लादेश में भारत विरोधी भावना के बढ़ने से द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा हुआ है। इसके अलावा भारत झारखंड में अडानी समूह के घोटा पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति कर रहा था। इस परियोजना को शुरू में शेख हसीना ने समर्थन दिया था और भारत सरकार ने इसे मंजूरी दी थी। यह बिजली बांग्लादेश के परिधान उद्योग और औद्योगिक संचालन के लिए महत्वपूर्ण थी। हालांकि भारत विरोधी बयानबाजी और लंबित बिजली बकाये के कारण भारत ने अब बिजली की आपूर्ति रोक दी है और इसे झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे भारतीय राज्यों को डाइवर्ट कर दिया गया है। इस प्रकार उच्च लागत और भारी अमेरिकी टैरिफ के बाद चीन की अपनी आर्थिक मंदी के कारण बांग्लादेश की बुनियादी संसाधनों और कोयले के लिए भारत पर बहुत ज्यादा निर्भरता होने से बांग्लादेश खुद को संकट में पा रहा है। चीन और पाकिस्तान पर निर्भर रहने की बांग्लादेश की कोशिश उल्टी पड़ गई है। बांग्लादेश में मौजूदा नेतृत्व ने भारत के रणनीतिक महत्व को कम करके आंका और अब उसे बिजली की कमी
और औद्योगिक बंद का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति केवल बकाया राशि के पूर्ण भुगतान के बाद ही की जाएगी और भविष्य में आपूर्ति बाजार दरों पर होगी, जिसमें कोई सब्सिडी नहीं होगी। इस स्थिति ने बांग्लादेश को एक कमजोर स्थिति में डाल दिया है, इसकी अर्थव्यवस्था जोखिम में है और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन सीमित है। मोहम्मद यूनुस सरकार द्वारा भारत के विरुद्ध चलाए गए एजेंडा पर भारत द्वारा की गई कार्यवाहियों में शामिल है, और जिसे आप पहले से ही जानते हैं कि भारत द्वारा बांग्लादेश को प्रदायित ट्रांसशिपमेंट सुविधा, जो दोनों देशों के मध्य 2020 का एक समझौता था, जो भारतीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से बांग्लादेशी सामानों के ट्रांसशिपमेंट की सुविधा प्रदान करता था और जिससे बांग्लादेशी निर्यात को भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के माध्यम से भेजा जा सकता था, को भारत ने समाप्त कर दिया है। यह निर्णय 8 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुआ है, जो तीसरे देशों, विशेष रूप से यूरोप, पश्चिम एशिया और उससे आगे जाने वाले बांग्लादेशी निर्यात को प्रभावित करेगा। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि रसद लागत में वृद्धि और शिपिंग समय में वृद्धि के कारण वित्तीय परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। पहले बांग्लादेशी निर्यातकों को भारतीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से लागत प्रभावी और कुशल मार्गों से लाभ मिलता था। इस सुविधा को वापस लेने से कंटेनर माल ढुलाई शुल्क में प्रति 20 फुट समकक्ष इकाई अर्थात 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट या TEU में 500 से $600 की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो वर्तमान दर 1000 से $200 प्रति TEU से काफी अधिक है। बांग्लादेशी निर्यात के मार्ग में हाल ही में हुए परिवर्तनों के कारण अब यूरोपीय गंतव्यों तक माल पहुंचाने में 10 से 14 दिन का अतिरिक्त समय लग रहा है। ये बदलाव बांग्लादेश के लिए गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि वैश्विक बाजार में समय पर डिलीवरी एक बड़ी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति है। जब सामान निर्धारित समय से देर से पहुंचता है, तो अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और साझेदारों का विश्वास कम हो सकता है। इसके साथ ही ग्राहकों की बदलती मांगों को समय पर पूरा न कर पाना व्यापार के अवसरों को सीमित कर सकता है। इससे बांग्लादेशी निर्यातकों को नए ऑर्डर मिलने में कठिनाई हो सकती है और उनकी छवि प्रभावित हो सकती है। लंबी शिपिंग अवधि के कारण लागत भी बढ़ सकती है और कारोबारी लचीलापन कम हो सकता है। इन कारणों से बांग्लादेश को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए वैकल्पिक समाधान और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स योजनाओं की आवश्यकता है। भारत और बांग्लादेश के राजनीतिक संबंध सुधारने के लिए बांग्लादेश को आपसी संवाद और कूटनीतिक संवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत विरोधी बयानबाजी और गतिविधियों और साथ ही हिंदुओं पर हमले और मंदिरों पर आक्रमण जैसी घटनाओं पर नियंत्रण रखते हुए द्विपक्षीय समझौतों का सम्मान करना चाहिए। भारत की संवेदनशीलताओं को समझते हुए बांग्लादेश द्वारा सहयोगी दृष्टिकोण अपनाना दोनों देशों के हित में होगा। स्थिर लोकतंत्र, पारदर्शी शासन और क्षेत्रीय शांति को प्राथमिकता देना बांग्लादेश के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इससे दोनों देशों के संबंधों में स्थायित्व और मजबूती आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।